आम आदमी पार्टी ने आपको गुड़ विधानसभा सीट से चाहेंगे। क्षेत्र की जनता शिक्षित और काफ़ी चीज़ों से संपन्न अगर उम्मीदवार चाहती है तो उससे चुनावी माहौल में ऊपर की बातें करके अगर कोई निकले तो वो शर्म की बात ये है कि आज 76 साल आज़ादी के हो गए। हम जैसे युवाओं को अब आगे बढ़ के आना इतना अनिवार्य हो गया है कि आप संपन्न घराने से ताल्लुकात रखते हुए आपने राजनीति की ही राह। देखिए, जब आप कहते हैं कि संपन्न परिवार, नहीं हम नहीं कहते, ये जनता कहती है संपन्न परिवार। जी जी, वर्षों की मेहनत है जी। मगर 30 साल पहले आप चले जाइए, मेरे पैदा होने के 5 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ उरहट में एक पीसीओ खोला करते थे कि उनकी दुकान हुआ करती थी जिसमें आग लग गई थी। अच्छा, आपके फादर की कहते हैं कि आज हम संपन्न हैं तो ये भी लोगों को पता है कि मेरे पिताजी का, मेरे बब्बा साहब का क्या क्या स्ट्रगल रहा है। आम आदमी पार्टी में आपको ऐसा क्या दिखा कि उसकी सदस्यता आप लेते हुए और आज उस पार्टी से गुड़ विधानसभा सीट से? आम आदमी पार्टी ने ये जो मंच और ये जो संगठन तैयार किया है उसे प्रोत्साहित करता है जी। कि अगर आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है मगर आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप कर्मठ हैं, आपकी विचारधाराएं अच्छी हैं, पार्टी से आप जुड़ना चाहते हैं। और गुड़ विधानसभा क्षेत्र से जैसे कि भाजपा से नागेंद्र सिंह, कांग्रेस से कुंवर कपिध्वज सिंह और अन्य पार्टियों से लोग हैं उम्मीदवार। इन दिग्गज महारथियों के रहते हुए आप अपने आप को किस तरह से स्थापित करेंगे? जिस तरीके से मैं आया राजनीति में और जहां तक मैं अपने आप को ले जाना चाहता हूं और मेरा उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य से देखिए मैं कभी भी भटकना नहीं चाहता हूं। नहीं तो ये सारे जो मैंने निर्णय लिए हैं अपनी जिंदगी में, जो इतना बड़ा मैंने निर्णय लिया है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के चक्रव्यूह में फंस जाता। तो मुझे जगह बनाने की जरूरत नहीं होगी, मेरे लिए जगह बनाई जाएगी। और अगर बनाने की जरूरत पड़ती भी है और इसमें हमारे क्षेत्र का हित है, हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल संदेश अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारे बीच हैं गुड़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी श्री प्रखर प्रताप सिंह। सर, तत्काल संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि में प्रकाश डालें। मेरा सफ़र शुरू हुआ था, पहले मैं 5वीं कक्षा तक रीवा के ज्योति स्कूल में ही पढ़ा करता था। उसके बाद मैं उत्तराखंड जाने का मुझे अवसर मिला, जहाँ पे मैंने 6वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं चला गया अमेरिका, जहाँ पे मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करी और लगभग 2 साल मैंने बतौर आर्किटेक्ट वहाँ पे काम भी किया अमेरिका में। जी। और उसके बाद वहाँ का लाइसेंस हासिल हो जाता है। कुछ घंटे होते हैं जो लगभग उसमें 2 साल लगते हैं, मगर अगर आप अपने पढ़ाई के दौरान आपने उन कुछ घंटों को ख़त्म किया होता है तो आपका 2 साल के अंदर आपका लाइसेंस आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर मेरा वापस आना हुआ, जहाँ पे मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, रीवा म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लाइसेंसेस हासिल किए और अपने परिवार के व्यवसाय में मैं बतौर आर्किटेक्ट काम करना शुरू किया था मैंने। और रही बात मेरे परिवार की हिस्ट्री की, तो मेरा गांव रायपुर करचुलियान है और मेरे बब्बा श्री निर्मल सिंह जी हैं, जिन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है मगर हमारे परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी का जन सेवा का अनुभव है। जहाँ पे अगर आप प्रमाण की बात करें तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, मगर देखिए हमारा स्वभाव जो हमारे बब्बा जी ने बताया है कि देखिए इसकी गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि अगर गिनती कर देते हैं तो इसका भाव व्यर्थ हो जाता है। जहाँ तक आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है तो हमने सुना है कि आपके बब्बा जी
गायत्री शक्तिपीठ से, और इस संस्था जो गायत्री शक्तिपीठ की संस्था है ये, जी तो यहाँ से काफ़ी जुड़े रहे हैं और कई वर्षों तक काम किए हैं साथ में जी शक्तिपीठ के लिए, और संभवतः निरंतर अभी भी जी। वर्क कर रहे हैं। उसमें आज भी मेरी माता जी, जी मेरे पिताजी उस परिवार से आज भी ट्रस्टी हैं। जी जी और बहुत साल पहले मेरे बब्बा जी ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था चित्रकूट की जी जी पवित्र भूमि पर, जी जी जहाँ पर वंदनीय माता जी का उनका आना भी हुआ था जी। उस अश्वमेध यज्ञ में। और हमारा नवरात्र में भी काफ़ी सहयोग रहता है हमारे शक्तिपीठ में, और ऐतला गांव में भी मेरे बब्बा जी द्वारा बनाया गया शक्तिपीठ है। और ऐसी कई बातें हैं जो हमें समाज से जोड़ के रखती हैं। जी अपने समय में मेरे बब्बा जी के 3 नाती हुआ करते थे, और अभी उनके पास 2 नाती हैं, और उनके सारे नाती उनके बड़े नज़दीक हुआ करते थे। तो जब भी बब्बा जनसेवा जैसे कार्यशैली उनकी चलती थी, तो हम नातियों का उनका सबसे बड़ा सहयोग रहता था, चाहे वो कंबल बांटने से लेकर मंदिर साफ करने से लेकर। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती कि वो कहीं भी अपने मन से चला जाए। बिल्कुल। हमेशा उसको उंगली थामे रहना होता है। और रायपुर, करचुलियान और इस पूरे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में देखिए, मैं पैदा हुआ तो मेरे रिश्ते काफ़ी नज़दीक हैं। मेरे वहाँ पे जो मेरे बड़े हैं वो दादी हैं, बब्बा हैं, कक्का हैं, और मेरे छोटे हैं तो छोटे भाई, लल्ला, बेटा, भतीजा जैसे सारे रिश्ते हैं मुझे। जी जी क्योंकि मेरा मतलब गवर्नमेंट आईडी वाला नाम अगर नाम है तो प्रखर प्रताप सिंह है। वैसे पूरे क्षेत्र में मुझे प्रसाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बब्बा जी ने वही नाम रखवाया था। और अगर उसे प्यार से कहें तो परसद्दू के नाम से मुझे जाना जाता है। जैसे कि रायपुर करचुलियान में, रायपुर एक ऐतिहासिक ग्राम रहा है, ग्राम पंचायत रही है जी। रीवा रियासत में। जब जब भी कोई विपदा आई है, आपत्ति आई है, जब जब भी कोई संकट आया है, जी तो मैंने सुना है कि रायपुर के करचुलियों ने, जी वहाँ के वीर योद्धाओं ने रीवा राज घराने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। इस विषय पर कुछ कहेंगे आप? जी। जानकारी आप। बब्बा जी की कहानियों में, और मेरे एक चाचा हैं जिनको इस इतिहास के विषय में काफ़ी ज्ञान था, और वो हमें बताया भी करते थे कि इतिहास तो ऐसा ही रहा है कि हमारे जो वंशज हुआ करते बहुत थे, बहादुर हुआ करते थे रायपुर के, वंशज हुआ करते थे, वो सीधे मुंह बात भी नहीं किया करते थे राजा से, जी मगर उनके पूरे प्रथा को संभालने का, उनकी सुरक्षा का पूरा काम किया करते थे। मगर ये होता था कि अगर दरबार में जाने को कहा जाए तो वो जाया नहीं करते थे, मगर सुरक्षा में वो कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे उनको सर कटाना पड़ जाए। बिल्कुल। मगर ज़रूरी नहीं है कि वो राजा के सामने जाके माथा टेकें और ऐसा कुछ काम करें। तो ऐसा हमारा इतिहास रहा है। आम आदमी पार्टी ने आपको गुड़ विधानसभा सीट से अपना चेहरा बनाया है। जी। आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगे? देखिए, अब अगर आप और क्षेत्र की जनता एक शिक्षित और काफ़ी चीज़ों से संपन्न अगर उम्मीदवार चाहती है, तो उससे जनप्रतिनिधि चाहती है, तो उससे ये भी उम्मीद की जाती है कि अब हवाई में, ऊपर की बातों में और चुनावी माहौल में ऊपर की बातें करके अगर कोई निकले तो वो देखिए वहीं पे वो गलत हो जाता है। अपन बात करते हैं एकदम छोटे स्तर पर। ये शर्म की बात है। आप भी उस क्षेत्र से हैं, मैं जानता हूं, और मैं भी उसी क्षेत्र में हूं, और आज तक जिन जनप्रतिनिधियों को मौका दिया गया है तो हम उनके सपोर्ट में रहा करते थे। हम भी वोटर हैं, हम भी उन्हें वोट्स दिया करते थे और उन्हें चुनाव में उनको आगे खड़ा किया करते थे। मगर शर्म की बात यह है कि आज 76 साल आज़ादी के हो गए हैं जी। और हम जैसे युवाओं को अब आगे बढ़ के आना इतना अनिवार्य हो गया है कि 76 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी मुद्दे यही हैं। शर्म से चेहरा नीचे हो जाता है, मन में इतनी टीस आ जाती है
और ईश्वर की कृपा थी कि मैंने दुनिया देखी और अच्छा भी हासिल किया उसमें। मगर जब आता हूं तो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी पहचान लोग पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। जी। तो जब पहचान पीछे नहीं छोड़ पाते हैं तो आप ये बताइए, जहाँ पे मेरे बब्बा जी का मेरी जिंदगी में इतना बड़ा मार्गदर्शन रहा है हर कदम पे, तो अगर हमें मौका मिला तो हमारे मन में इतनी टीस हो जाती है कि अरे हमारे क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि आप विकास तो दूर छोड़ दीजिए, उम्मीदें कैसी टूट गई। तो रही बात आपके सवाल का जवाब देने की, तो 76 साल के बाद भी मुद्दे वही हैं, और ये बड़े विकास के मुद्दे नहीं हैं। अगर मैं किसी भी चीज़ को लेकर आगे जाना चाहता हूँ और जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ वो है छोटे विकास की चीज़ें। छोटे विकास इसलिए नहीं होते, मैं आपको बता दूं, कि उसमें समय ज़्यादा जाता है मगर पैसा कम जाता है। अब वो चाहे चूल्हे जलाने की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य चिकित्सा की तुरंत व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था, इन सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यही मेरे मुद्दे हैं। और यही शर्म की बात है कि 76 साल से आज भी वही मुद्दे हैं। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रमुख, जी, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपकी क्या धारणा है, क्या सोच है, क्या राय है? देखिए, हर एक आदमी को जब ऐसा वो बड़ा कदम कोई भी लेता है, जैसे आप हो गए, मैं भी हो गया, जब मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था तो सबसे पहले उदाहरण बने थे मेरे पिताजी। उसके बाद अपन और उदाहरण ढूंढते हैं कि कौन मेरे जैसा युवा है, किसने अच्छा काम किया है, अपन उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब ये निर्णय लिया गया तो सबसे पहले देखिए, जो मेरी प्रेरणा थे वो मेरे बब्बा जी ही थे, क्योंकि उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों की व्यवस्था बना के अपने सामर्थ्य से उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों की सेवा में देना। मगर अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी अकेला आदमी, अकेला परिवार इसको संपन्न नहीं कर सकता है। इसको इसीलिए इस पद की ज़रूरत होती है। जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तक तो उसका इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है कि लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। और अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल जी की, तो देखिए, वो भी आम आदमी पार्टी एक प्रोफेशनल्स की पार्टी है। ये पार्टी की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो और आप एक सामान्य व्यक्ति हो, आपकी समान शिक्षा दीक्षा है, आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, मगर आप जानते हो कि आप ये राजनीतिक दलदल आपके लिए नहीं था जो आप तक आपको बताया गया था। मगर आम आदमी पार्टी के 2013 के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जब ये पार्टी सामने आई तो हम जैसे लोगों का आगे बढ़ के आने में सबसे बड़ा सहयोग रहा है, सबसे बड़ी प्रेरणा रही। और रही बात मेरी व्यक्तिगत बात, तो मेरी प्रेरणा तो देखिए, मैं तो अभी 25 साल 7 महीने का हूँ और मेरी प्रेरणा है हमारे संगठन के महामंत्री श्री संदीप पाठक जी, जिन्हें केजरीवाल जी का चाणक्य कहा जाता है। वो IIT दिल्ली में प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि प्रखर, आप जैसे लोगों की देखो, देश को ज़रूरत है इस राजनीतिक माहौल में जहाँ पे आप हमेशा मेरिट के लिए काम करना। अगर आपका आम आदमी पार्टी, अगर आपका मेरिट होता है तो आपकी ऊंचाइयां कोई रोक नहीं सकता, आपको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखनी है। कोई भी लालच में आके शॉर्ट टर्म को चीज़ों को मटेरियलाइज करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे उद्देश्य से सीधे भटकाव आ जाता है। तो अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात करें तो मेरी सबसे पहली प्रेरणा है संदीप पाठक जी, मगर फिर भी जो जनसेवा की प्रेरणा है वो है मेरे श्री निर्मल सिंह, मेरे बब्बा जी। जी जी जी। आप एक संपन्न परिवार से हैं, संपन्न घराने से हैं, और आप संपन्न घराने से ताल्लुकात रखते हुए आपने राजनीति की ही राह क्यों पकड़ी? क्या ऐसा दिखा राजनीति में आपको? देखिए, जब कहा जाता है कि मैं मानता हूँ कि समाज सेवा का जज्बा या कि फिर कुछ और, देखिए, जब आप कहते हैं कि संपन्न परिवार,
आज की डेट में मैं मानता नहीं, हूं, हम नहीं मैं- कहते, ये जनता 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 कहती कह रही है है, जी। संपन्न परिवार। जी जी मगर आज की डेट में मैं मानता हूं कि चलिए ईश्वर की कृपा जी, है, जी। कई वर्षों की मेहनत है। जी मगर 30 साल पहले आप चले जाइए, मेरे पैदा होने के 5 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ उरहट में एक पीसीओ खोला करते थे। आप एसटीडी पीसीओ जो हुआ करता जी, था, जी। उनकी दुकान हुआ करती थी जिसमें आग लग गई थी। अच्छा, आपके फादर की। जी। जी जी मगर तब भी वो कर्मठ थे, उन्होंने इन सालों में काफी मेहनत करी, मेरे को अच्छे अवसर तक पहुंचाए। मेरे बब्बा जी के मार्गदर्शन से हमने अच्छे स्ट्रगल किया चीजों आपके के, पिताजी ने काफी। जी। जी और ये चीज किसी से छिपी नहीं। अगर आज जनता कहती है कि आज हम संपन्न है, तो ये भी लोगों को पता है कि मेरे पिताजी का, मेरे बब्बा साहब का क्या क्या स्ट्रगल रहा है। मगर जब मैं कहता हूं कि हमारा इतिहास, जो हमारा पारिवारिक इतिहास है, वो जनसेवा में इतना आगे है, तो देखिए अगर हम संपन्न हो गए हैं और मेरी जो पिछली जिंदगी थी, ये कहिए कि वो थोड़ी आसान थी, ये कठिन होने वाली है। मगर मैं शाबाशी का भूखा आदमी हूं। जी मुझे शाबाशी, पीठ पे थपथपी और शाबाश बेटा, शाबाश लल्ला, इसकी मुझे नीड होती है। इसे कहते हैं अप्रिसिएशन। जी तो उसकी वजह से जो हमारे परिवार की जनसेवा की जो हिस्ट्री रही है, जी उसमें और आम आदमी पार्टी में, जैसे हम भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाले लोग जी। हैं। और काफी बार ये होता है कि बगल वाले घर में भगत सिंह हो, हमारे घर में भगत सिंह ना हो। मेरी परिवार की ऐसी कोई कहानी नहीं है। और हमें जनसेवा करने में जो संतुष्टि मिलती है, जो राजनीति का एक सबसे बड़ा जो उसका अर्थ है, जी ये जनसेवा के लिए बनी है। आज तक इसको मैनिपुलेट करके, इसको घुमा फिरा के, इतना षड्यंत्र रच के, इतनी गलत चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ जनसेवा के लिए ही बनी है। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपके बब्बा जी, पिताजी वगैरह लोग समाज सेवा की थी, जी तो वो तो राजनीति में नहीं थे। जी। तो समाज सेवा तो बिना राजनीति के भी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। आज तक मेरे बब्बा जी को इस मंच की कभी जरूरत नहीं पड़ी। जी मगर कब तक अपने सामर्थ्य से और कितना जनसेवा की जा सकती है। अगर आज की डेट में देखिए, अगर मेरे पिताजी अगर ऐसे सामने आए होते, राजनीतिक दौर पे सामने आए होते, तो शायद उनके हमारे खाने के भी लाले पड़ जाते, अगर फैक्ट बात की जाए तो। मगर आज अगर ऐसी स्थिति बची है, जी अगर आज मुझे जो मेरे जीवन में जो मेरे साथ अच्छी चीजें हुई हैं, आज हम अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, अगर उनके लिए ये लड़ाई है कि अगर जो शिक्षा मुझे मिली वो उनको भी मिलनी चाहिए। आज जिस गाड़ी में चलने का मेरा सौभाग्य है, वो हर युवा जो शिक्षित होकर जो आगे निकलेगा, उसका भी सौभाग्य होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जैसा अच्छी सोच कपड़े है मैं आपकी। पहनता हूँ, जी। वो क्षेत्र के हर बच्चे को भी ये सौभाग्य होना चाहिए कि अगर जो कपड़े मैं पहन पा रहा हूँ, वो भी वो पहन पाए। तो देखिए, लड़ाई उस चीज के लिए है, लड़ाई मेरे लिए नहीं है। लड़ाई अब अगर हम संपन्न हैं और अगर ये मौका मिला है, तो जी। क्यों ना आगे बढ़ के जनसेवा में अपने आप को प्रस्तुत किया जाए जी। और बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। आम आदमी पार्टी में आपको ऐसा क्या दिखा कि उसकी सदस्यता आप लेते हुए और आज उस पार्टी से गुड़ विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार भी हैं? क्या ऐसा दिखा आपको आम आदमी पार्टी में, क्या अच्छा लगा? जैसा कि मैंने कहा कि मतलब आप भी ये बात जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी जो मुझ जैसी कैटेगरी, अगर आप कहें कि कम उम्र के युवा जो आगे आके देश के विकास के बारे में सोचना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने ये जो मंच और ये जो संगठन तैयार किया है, जी। उसे प्रोत्साहित करता है जी जी कि अगर आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मगर आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप कर्मठ हैं, आपकी विचारधाराएं अच्छी हैं, पार्टी से आप जुड़ना चाहते हैं और पार्टी एक डायरेक्शन देती है। देखिए, अकेले आदमी कुछ नहीं कर पाता, एक संगठनात्मक सोच होनी चाहिए। जिस विचारधारा पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विकास किया, भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब में विकास किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मंच आम आदमी पार्टी देती है जिससे
मैं स्वयं प्रेरित हुआ, और जैसे मैंने संदीप पाठक जी की बात आपसे करी, जो उन्होंने मेरे को समय दिया और जो मुझसे बातें करी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में मोड़ लेके आ गई, और मैंने ये निर्णय लेने में मैं आगे बढ़ गया। आपके राजनीति में आने का कारण क्या था? कोई ऐसी कुछ घटना घटी हो, कुछ ऐसी सोचे, कुछ ऐसा वाकया घटा हो जिसमें आपके अंदर परिवर्तन आया हो कि हमें भी राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जब आप क्षेत्र के होते हो और आप क्षेत्र के लोगों से जुड़ते हो, मगर आपने देखा होता है कि क्या सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुछ आंखें ऐसी होती हैं कि वो उस आंखों ने आज तक देखा ही नहीं हुआ है कि सही क्या होता है, तो वो कैसे विचार और कैसे इमेजिनेशन करेगी, क्या सपने देखेगी। मगर अगर आप एक सक्षम व्यक्ति हैं और आपने सही चीजें होते हुए देखी हैं, कैसे विकास होता है, किस तरीके से मूलभूत सुविधाओं का लोगों तक पहुंचाया जाता है और क्या होती हैं ये मूलभूत सुविधाएं अच्छे स्तर पर, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैं काफ़ी अपने जीवन काल में, अभी तक के जीवन काल में काफ़ी देर तक मैंने काफ़ी जगह में घूमा, और उस वजह से जो मेरे विचार बदले और मेरे बब्बा जी से जो मेरा लगाव रहा है, क्षेत्र से जो जुड़ाव रहा है, ये दोनों को अगर अगल बगल रखें और जो इसमें अंतर आता है, उससे एक जो मन में टीस पहुंचती है ना कि मैं अपनी पहचान को तो कभी भुला नहीं सकता। अगर हम संपन्न हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, तो देखिए उस सिचुएशन में आप अपने कभी जो आपका इतिहास रहा है उसे आप कभी भुला नहीं सकते। बिल्कुल। तो आज हम संपन्न हैं, आज हम सामर्थ हैं, आज प्रखर प्रताप सिंह परसद्दू सामर्थ है कि वो आगे बढ़ के वो इतना सक्षम अपने आप को मानता है और लोगों का भरोसा जीत सकता है, क्योंकि आज तक गुड़ विधानसभा में काफ़ी समय से कोई भी क्षेत्रीय नेता ऊपर नहीं आया है। अगर आज मैंने वो हलचल करी है, वो कदम आगे बढ़ाया है, तो आप भी उस क्षेत्र के हैं, आपको भी खबरें आती होंगी और आपको भी सुनने में आता होगा कि नहीं, इस बार क्षेत्र के लड़के को आगे बढ़ाने में काफ़ी लोगों का सहयोग है मेरे पीछे। और ये सहयोग मेरे निर्णय लेने के पहले मुझे ये बातें पता थी, क्योंकि मेरे बब्बा जी के पास क्षेत्र के काफ़ी लोगों का आवागमन रहा है, और वो हमेशा ये बात करते थे कि जब प्रखर बड़ा होगा तो प्रखर तुमको ये करना चाहिए। और जब प्रखर बड़ा हुआ, उसकी सोच का विकास हुआ, तो वो दोनों मेल खा गई और प्रखर आ गए सामने। आज अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी एक अहम समस्या है जी, खासकर युवाओं के लिए। जी, यहाँ पर पावर प्लांट है बदवार में जी, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार जिस तरह से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेरोजगार को मैं सीधे जोड़ता हूं शिक्षा व्यवस्था से। अगर एक सरकारी संस्था, अगर एक सरकार एम्स जैसे हॉस्पिटल, IITs, NLUs ऐसी संस्थाएं चला सकती है, तो अगर हमारे गुड़ विधानसभा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचरों की व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की व्यवस्था है, कमी आ जाती है सिर्फ संचालन में। अगर जो जनप्रतिनिधि अभी तक हमने चुना, अगर उन्होंने नेतृत्व करने वाले अगर उन्होंने प्रबल इच्छा शक्ति दिखाई होती कि मैं कुछ ना करूं, बस एक संचालन अच्छे से करने लगूं, तो आज शायद मुझ जैसे युवा की जरूरत नहीं पड़ती या इस मुकाम पे आने की। इतना आगे बढ़ के हम भी अपनी जिंदगी जी सकते थे अगर उन्होंने ये थोड़ी सी चीजों में थोड़ा सा अपना एफर्ट दे दिया होता कि संचालन सरकारी व्यवस्थाओं का अच्छे से होने लगता। अब मैं बताता हूं क्यों। आज हमारी स्कूलें एक खंडहर जैसी हो चुकी हैं, क्योंकि उनका संचालन, उनका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया जाता है। अब जब संचालन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर व्यवस्था नहीं की जा सकती है, टीचरों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, और हमारे क्षेत्र के बच्चे उन स्कूलों में जा रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि वो क्या हुनर प्राप्त कर रहे हैं? आज आप एक पत्रकार हैं, मैं एक आर्किटेक्ट था। अगर हम किसी को अपनी नौकरी में किसी को नौकरी देना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? हुनर। कि आप मेरी कंपनी के लिए या फिर आप मेरे चैनल के लिए आप क्या दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें सामने वाला हमारा क्षेत्र का जो युवा है, अगर वो कुछ दे नहीं सकता है, जिसने उसकी शिक्षा करी है, उसके पास डिग्री है, कागज है, मार्कशीट है, सब कुछ है, बिल्कुल, मगर हुनर नहीं है, तो उसके नौकरी प्राप्त कैसे होगी? ये पहला कदम है बेरोजगारी का। जी पहली समस्या। जी। दूसरी समस्या है भ्रष्टाचार। मैं क्षेत्र के दौरान, जब क्षेत्र में मेरे दौरे रहे हैं काफी समय से, तो वहां पे अच्छे युवाओं ने, जी जो आज MP ऑनलाइन की दुकानें चला रहे हैं, अनुज जी मैं आपको बताऊं, और उनका इतना 20 लाख का वो धंधा कर रहे हैं कि उन्हें GST नंबर लेने में मजबूर है। तो क्या क्या वो सक्षम नहीं था कि उसे कोई नौकरी मिल पाए? अब उस व्यक्ति ने मुझे लिस्ट गिना दी कि भैया मैंने यहाँ ट्राई किया, भैया मैंने यहाँ ट्राई किया, भैया मैंने यहाँ ट्राई किया। इस वाले में मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट था। जो दूसरा जो आगे बढ़ चुका, जिसको नौकरी मिल गई, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था और मैं जानता था कि उसकी क्या व्यवस्था है, मगर उसके मार्क्स क्या थे वो भी मैं जानता था। और सिर्फ एलिजिबिलिटी की जरूरत थी, मतलब मार्क्स की, और ये कोई इंटरव्यू नहीं होता था। तो कैसे भैया उसका जो सबमिशन था, जो उसने जमा करा था दस्तावेज, मेरा दस्तावेज आगे नहीं बढ़ा और उसका बढ़ गया और उसको नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली। अब यहाँ पे क्या आ जाता है? भ्रष्टाचार। अगर जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो संचालन कर देता तो बच्चे को हुनर मिल जाता। अगर वो उसकी प्रबल इच्छा शक्ति होती और उसकी नीयत साफ होती तो भ्रष्टाचार खत्म कर देता, तो आज नौकरियां उपलब्ध हैं और जो हुनर वाले लोग हैं उनको नौकरियां मिल जाती। हमें कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीजें, क्षेत्र को आप में जनप्रतिनिधि को एक दायित्व होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं, एक ऐसा कल्चर बनाएं, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं कि बाहर के जो बड़े व्यापारी हों वो प्रेरित हों आपके क्षेत्र में आने से। और जब वो क्षेत्र में आए तो आपके पास आपका स्वभाव इतना कर्मठ होना चाहिए कि आप का जो दबदबा है वो इतना होना चाहिए कि आप जानते हैं कि ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनको नौकरी मुझे दिलवानी है, तो उनके लिए आपको लड़ना चाहिए। तो ये सारी 3 चीजें हैं। ये है असली मुद्दा। अगर आप कहते हैं कि मैं शिक्षित हूं, मैं डिटेल में चीजों को ब्रेक डाउन कर सकता हूं, तो ये है डिटेल ब्रेक डाउन इस बेरोजगार और युवा का जो अच्छे से डायरेक्शन नहीं दी जा रही है, अच्छी जगह उनका नेतृत्व नहीं किया जा रहा है, तो और वो बेरोजगार हो रहे हैं और घर में खाली बैठे हुए हैं। उसका ये मुद्दा है, ये समस्या है उसकी। गुण विधानसभा क्षेत्र से, जैसे कि भाजपा से नागेंद्र सिंह, कांग्रेस से कुंवर कपिधर सिंह और अन्य पार्टियों से लोग हैं उम्मीदवार, ये इन दिग्गज महारथियों के रहते हुए आप अपने आप को किस तरह से स्थापित करेंगे? देखिए, जिस तरीके से मैं आया राजनीति में और जहां तक मैं अपने आप को ले जाना चाहता हूं और मेरा उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य से देखिए मैं कभी भी भटकना नहीं चाहता हूं। नहीं तो ये सारे जो मैंने निर्णय लिए हैं अपनी जिंदगी में, जो इतना बड़ा मैंने निर्णय लिया है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के चक्रव्यूह में फंस जाता हूं। बिल्कुल सही बात। अगर ये चक्रव्यूह इतना पेचीदा होता है कि पूरी बुद्धि लग जाती है कि इसमें ये टिप्पणी करनी है, उसमें वो टिप्पणी करनी है, और उद्देश्य से तुरंत भटकाव हो जाता है। और इस वजह से मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के जनप्रतिनिधि को मैंने खुद ने अगर इतने मौके दिए हैं, बिल्कुल, तो उनसे हिसाब मांगा जाए। हिसाब सीधा सीधा, अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे क्या मुद्दे आगे ले जाने के, तो अभी तक तो इतने सालों से उनको दी गई थी ना जिम्मेदारी, तो उनसे हिसाब मांगा जाए। और दूसरी जगह अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, तो मैं जनता से ये बस कहना चाहता हूं कि क्या आप 4 साल बाद उनके पास अपने वोट का हिसाब मांगने जा सकते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं लेके उनके दरवाजे तक दस्तक दे सकते हैं?
क्या आप उनके आंखों में आंखें डाल के पूछ सकते हैं 4 साल बाद कि भाई साहब आपने क्या किया? देखिए, आज की जनता बहुत जागरूक हो गई है, वो ये सारी चीजें समझती है और इन सारी चीजों में सोच विचार करके ही आजकल वोट डलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं इस क्षेत्र का हूं, घर का लड़का हूं, और ये जनता जानती है और हम किस चीजों से सक्षम हैं, जी कैसी चीज हमारी संपन्नता है और मेरे प्रखर के अंदर क्या हुनर है, अब सभी को पता है। बिल्कुल। तो मुझे जगह बनाने की जरूरत नहीं होगी, मेरे लिए जगह बनाई जाएगी। और अगर बनाने की जरूरत पड़ती भी है और इसमें हमारे क्षेत्र का हित है, तो देखिए, मेरे लिए जगह बनानी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने समय से अगर कोई क्षेत्रीय नेता भी होता है, भले उसको पद नहीं मिला होता है, तो भी उसके पास गिनती होनी चाहिए कि वहां पे उन्होंने क्या क्या विकास किया अपने, क्योंकि वो क्षेत्रीय नेता हो चुके हैं। और जो जनप्रतिनिधि, जो सरकार जिनकी होती है, जो विधायक होते हैं, उनका तो सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। उनसे हिसाब मांगा जाए और इनसे भी हिसाब मांगा जाए। और रही बात प्रखर की, तो प्रखर घर के लड़के हैं, प्रखर शिक्षित हैं, प्रखर हर प्रकार से संपन्न है जी। और प्रखर की एक विचारधारा है जिसमें लोगों का विश्वास है, क्योंकि अभी तक लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। भाई साहब, मैं आपको अगर बताऊं, अभी तक अगर मैं देखने की बात करूं, तो अभी तक एक चश्मा पहनाया जा रहा है और उस चश्मे से दिखाया जा रहा है कि आप क्या देख रहे हैं। मगर भाई साहब, मेरी आप बात मानिए, मेरे साथ आप क्षेत्र चल के देखिए, उन चश्मों के नीचे आंसू हैं और वो आंसू ये बोलते हैं कि उम्मीदें टूट चुकी हैं लाला, अब तुम भी आ जाओगे तो तुम क्या करोगे भगवान ही जाने। सबसे बड़ा काम प्रखर के सामने है, अगर सबसे बड़ी समस्या है तो लोगों की उम्मीदें जगाना। इतनी गंदी व्यवस्था, इतना ताकत का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है कि लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। छोड़ दीजिए आप बिजली, पानी, ये फलाना ढिमकाना, उम्मीद जगाना सबसे बड़ा काम हो गया आज के डेट में हमारे क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात। युवा कर्मठ नेता के रूप में आपका राजनीति में पदार्पण हुआ है। आप एक युवा हैं जी। और युवाओं के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता जी। तो क्या आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं विश्वास रखता हूं कि जैसे मैं आगे बढ़ता था अपनी जिंदगी में और आगे भी आज भी बढ़ने का जब प्रयास करता हूं, तो अपने सामने एक एग्जाम्पल रख के उस तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। जब वहां पे मैं समझता हूं कि मैं वहां पहुंच गया हूं, तो फिर एक एग्जाम्पल आगे ढूंढता हूं। हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूं कि देखिए, हमारे क्षेत्र में इतनी ज़्यादा खराब व्यवस्था हो चुकी है कि मुझ जैसे और हमारे क्षेत्र के बाकी युवाओं को आगे बढ़ के आना होगा। उनको इतना अच्छा मार्गदर्शन मुझे देना है भाई साहब, मेरी योग्यता से और बाकी सबके सहयोग से, कि आज मेरे क्षेत्र में युवा अगर कोरेक्स पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? मेरे क्षेत्र के युवा नशाखोर नहीं है भाई साहब। पदार्थ लाए जाते हैं, हमारे पास व्यवस्था है पुलिस कर्मियों की, हमारे जो अभी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका सपोर्ट नहीं रहता पुलिस कर्मियों को, और किनकी छाया में ये जो नशा के धंधा करने वाले लोग हैं, कि मान लीजिए पुलिसकर्मी चले भी गए और ये रोकना चाहे भी तो 3 फोन घुमा दिए जाते हैं और 4 लड़के खड़े कर दिए जाते हैं और पुलिस की गाड़ी पीछे घूम जाती है। अगर अच्छी स्पोर्ट्स की व्यवस्था रखी गई होती, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था रखी गई होती, ये नौबत नहीं होती, ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। और अगर ये नौबत आती भी तो उसके लिए हमारे पास पुलिस है ना। अगर पुलिस का, अगर जनप्रतिनिधि, एक विधायक अच्छे से भरोसा दे दे कि आपको ये चीज रोकनी है, मैं कह रहा हूं कि ये चंद समय की बात है कि नशाखोरी ऐसे विलुप्त हो जाएगी पूरे क्षेत्र से। तो मैं युवाओं को यही आश्वासन देना चाहता हूं, एक चेहरा बनकर, कि हमें ये करना है, बल्कि बेरोजगार होके और हार मान के नशा नहीं करना है। ये मेरा है कि मैं युवाओं को ये सामने देना चाहता हूं कि हमें अपने क्षेत्र को बचाना है। और हमारे पास आज के हमारे जो बड़े हैं, उनके पास इतना अनुभव हो चुका है कि वो अपनी जीवन शैली निकाल सकते हैं।
मगर आने वाले जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए मुझ जैसे 25 साल, 30 साल, 20 साल के युवाओं को आगे आके इस व्यवस्था को बदलाव करने में मेरा सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार। देखते रहिए तत्काल संदेश। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।